चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आज हम हीट ट्रांसफर और अल्टरनेटिंग करंट का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। अगेन सवाल बड़ा इस तरह से चूज किए गए हैं कि थोड़े टफ भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन सवालों को बताते बताते मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगभग सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक बार तो बता ही दूंगा। चलिए अब पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल थोड़ा सा लिंग्विस्टिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट जिसमें थोड़ी लैंग्वेज है, और अगर किसी को लैंग्वेज समझ में आती है तो उससे सवाल बन जाएगा, नहीं समझ में आती तो उससे बड़ा वो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। और वो वर्ड है स्क्वायर वेव। A square wave alternating current of 2 ampere is passed through AC emitter. Reading shown by it. यार सर ये स्क्वायर वेव क्या है? बेटा स्क्वायर वेव का मतलब ये है कि अगर करंट वर्सेस टाइम अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। स्क्वायर वेव है जिसमें करंट है 2 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि पहले करंट है +2, बाद में करंट है -2, फिर करंट है +2, फिर करंट है -2, फिर करंट है +2, फिर करंट है -2। ऐसे करंट मैग्नीट्यूड में फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में वेरी कर रहा है। कई बार इधर की तरफ 2 एम्पियर जाता है, फिर इधर की तरफ 2 एम्पियर जाता है, फिर इधर की तरफ 2 एम्पियर, फिर इधर की तरफ 2 एम्पियर। फिक्स है, करंट की वैल्यू फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन वेरी कर रही है। इस तरह के बड़ा वेव को मैं इस तरह के अल्टरनेटिंग करंट को मैं स्क्वायर वेव एसी करंट बोल सकता हूं। मुझसे पूछा है कि एसी एमीटर की रीडिंग क्या होगी। बड़ा चीज याद रखना कि एसी एमीटर हमेशा आरएमएस वैल्यू को मेजर करेगा, और कभी अगर डीसी एमीटर लिखा हुआ आया तो समझ जाना कि वो हमेशा एवरेज करंट मेजर करेगा। सर आरएमएस कैसे निकालोगे? बड़ा आरएमएस ऐसे निकालूंगा कि करंट का करूंगा पहले तो स्क्वायर, फिर लेऊंगा उसका मीन, और सबसे आखिर में लेऊंगा उसका रूट। यहां पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि करंट या तो +2 है या -2 है। +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, एवरेज लाओगे तो 4 आएगा, उसका रूट बड़ा वापस से कितना आएगा? 2 आएगा। तो आपके पास करंट बड़ा कितना आएगा? 2 एम्पियर आएगा। एवरेज करंट निकालते तो 0 आता, क्योंकि एवरेज में स्क्वायर नहीं करते ना अपन, इसलिए एवरेज करंट निकालते हैं तो 0 आता। लेकिन आरएमएस में क्या करते हैं? पहले स्क्वायर करते हैं फिर एवरेज लेते हैं। तो स्क्वायर किया तो 2 का भी स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, फिर 4 का एवरेज निकालोगे। 4 कोई कांस्टेंट फंक्शन है, उसका एवरेज क्या आएगा? 4, उसका रूट क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर कम्स आउट टू बी। ठीक है बच्चों, मैंने आपको यहां पर 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तो लैंग्वेज ही है कि ये स्क्वायर वेव का अर्थ क्या है, और मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं कि अल्टरनेटिंग एमीटर जो होगा वो मेजर करेगा आरएमएस वैल्यू, और डायरेक्ट करंट एमीटर जो होगा वो मेजर करेगा आपका एवरेज वैल्यू। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज बढ़िया सा सवाल। इस फॉर्मूले को मैं आपको बड़े आराम से, अच्छे से, इत्मीनान से बता चुका हूं। आराम से सवाल पढ़िएगा, कीजिएगा। एक वोल्टेज का सोर्स लगा रखा है, और जैसे बेटा जो वोल्टेज अप्लाइड है वो मुझे दे रखा है 200√2 साइन ऑफ ω/t + 15 डिग्री, और जो करंट जा रहा है वो मुझे दे रखा है 2 टाइम्स साइन ऑफ ω/t + π/4। π/4 इज ऑफ कोर्स बड़ा कितना? 45। इसका फेज ये, इसका फेज ये। फेज का अगर डिफरेंस निकालोगे बड़ा कितना आएगा? 30 डिग्री। तो पावर फैक्टर जो वो आएगा आपके पास cos 30। cos 30 इज ऑफ कोर्स √3/2। अब थोड़ा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी बची है। मुझसे एवरेज पावर पूछा है कि कितना कंज्यूम होगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, दैट इज ऑलवेज IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। IRMS मेरे पास है 2/√2, VRMS है 200√2 अपॉन √2। कोई दिक्कत तो नहीं? मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 इंटू कॉस ऑफ थीटा, दैट इज √3/2। बड़ा बाई 2 से बड़ा बाई 2 कैंसिल हो गया, इस √2 से बड़ा ये √2 कैंसिल हो गया, ये मेरे ख्याल से 100√6 आ गया होगा शायद, है ना?
100√6 मस्ट बी सम ऑप्शन, यस द ऑप्शन इज सी। फॉर्मूला बहुत अच्छा है बेटा, याद रखना। हम अगेन क्या कॉन्सेप्ट सीखे, एक तो बेटा जो IRMS और VRMS हो वो मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 होगा, खैर वो तो याद ही रहता है। और जो मेन कॉन्सेप्ट बेटा हम सीखे वो सीखे फेज डिफरेंस का जो कॉस है वो हमारा पावर फैक्टर होता है, और एवरेज पावर का जो फॉर्मूला है हमारे पास IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। ठीक है, ये खूब सारी बातें अपन सीख गए। चलिए बच्चों, अगेन बढ़िया सवाल यार, है ना, सारे सवाल ही अच्छे हैं, एक दो सवाल बड़ा बीच में टफ भी हो सकते हैं बट सवाल हैं सारे अच्छे। इन द सर्किट शोन इफ द वैल्यू ऑफ RMS करंट इज 2.2 एम्पियर, बेटा RMS करंट अगर 2.2 एम्पियर है देन फाइंड आउट द पावर फैक्टर। तो मुझसे पूछा पावर फैक्टर कितना होगा, सोच लूंगा। वैसे पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैंने मेरे बच्चों को याद करा रखा है R/Z। R इज रेजिस्टेंस, Z इज बेटा इंपिडेंस। सर मैं ये R तो चलो मुझे दे रखा है 100 ओम, मैं ये Z कैसे निकालूं? बेटा Z निकालने के लिए तुझे RMS की वैल्यू दे रखी है, जो आपके पास RMS करंट है दैट इज ऑफ कोर्स VRMS अपॉन Z। IRMS मेरे पास है 2.2 एम्पियर, इट शुड बी इक्वल टू VRMS। बेटा VRMS मेरे पास है 220 अपॉन Z। जैसे बेटा सोल्व किया Z की वैल्यू आ गई 100 ओम। सर R की वैल्यू भी 100 ओम और Z की वैल्यू भी 100 ओम, हाँ ऐसा हो सकता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चलो आंसर तुम्हारा आ चुका है, बड़ा पावर फैक्टर मेरे पास आ गया होगा। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है हम Z का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं √r²। बड़ा आंसर तो आ चुका है, मैं तो ऐसे बातें बताने के चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ बातों को। r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। Z की वैल्यू R के बराबर तब होगी जब ये वाली टर्म 0 होगी, ये वाली टर्म 0 कब होगी? जब XL की वैल्यू और XC की वैल्यू सेम होगी। इस तरह का जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जैसे बिहेव करने लग जाता है, और हम ये कहते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो रेजोनेंस में है। और जब बड़ा सर्किट रेजोनेंस में ये दोनों गायब, Z की वैल्यू R, Z की वैल्यू R, तो बड़ा पावर फैक्टर आपका 1 आ जाएगा, पावर फैक्टर एंगल आपका 0 आ जाएगा। चलिए अगेन एक और सवाल, अच्छा सवाल है, सुनिएगा। The impedance of a series RL circuit is same as series RC circuit when connected in same AC source separately। सवाल तो समझ में आ गया होगा। एक AC सोर्स के साथ है ना आपका RL सर्किट है, और एक AC सोर्स के साथ है एक आपका RC सर्किट है। मुझे बोल रखा है कि इसका Z और इसका Z सेम है, दोनों के इंपिडेंस सेम है, तो सेम कर दो। इसका Z, इसी बहाने बड़ा फॉर्मूला भी आ जाएंगे, इसका Z होगा √r² प्लस XL का स्क्वायर, इसका Z होगा √r² प्लस XC का स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बड़ा XL मस्ट बी इक्वल टू XC। XL का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू L और XC का वैल्यू होता है 1/ωc। यहां से बड़ा मेरे पास ओमेगा आ गया 1/√LC। खैर मुझसे फ्रीक्वेंसी पूछिए, ये तो सोर्स है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पूछिए, तो इसको लिख देना 2πf। हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है 1/2π√LC। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। द ऑप्शन इज बी, ये बड़ा बी आंसर। आगे चलिए बच्चों, अगेन अच्छा सवाल। हालांकि सवाल का आंसर निकालना तो बहुत ही आसान है, बट मैं थोड़ा सा ना जितना चाहिए ना उससे कुछ ज़्यादा बातें बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरी ऐसी फीलिंग है कि हो सकता है कि एग्जैक्टली ये वाला सवाल ना आए, लेकिन इस सवाल के अंदर जो बाकी बातें ना उस पर कोई सवाल आ जाए, तो मैं सारी बातें ना एक साथ ही बता रहा हूँ। ठीक चलेगा ना? ठीक। ए पावर ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू स्टेप अप एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 220 वोल्ट। मुझे स्टेप अप करना है, तो इसका मतलब इनपुट जो वोल्टेज है ना वो मेरे पास 220 वोल्ट है, और इसको मुझे बढ़ाना है। ठीक है ना, बढ़ाना है, और इसको 11,000 वोल्ट करना है। मतलब आउटपुट जो है वो आपका 11,000 वोल्ट है, ये बड़ा आपका E2 है। ठीक है, टू ट्रांसमिट 4.4 किलोवाट, मतलब इतना पावर हमें ट्रांसमिट करना है। अब कुछ नहीं बोल रखा तो हम मान के चलेंगे कि किसी प्रकार के कोई लॉसेस वगैरह नहीं है, जितना पावर इनपुट है बड़ा उतना ही पावर आउटपुट है।
पावर इनपुट भी बेटा आपके पास 4400 वाट और पावर आउटपुट भी बेटा आपका 4400 वाट, वो किलो था ना इसलिए। ठीक है, इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न, बेटा प्राइमरी कॉइल मतलब जो इनपुट वाला है, अगर यहां पर 1000 टर्न है तो बताओ व्हाट इज द करंट इन सेकेंडरी। इस सेकेंडरी वाले में करंट की वैल्यू क्या होगी। अब यार ये सेकेंडरी में जो करंट की वैल्यू है ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगी, उसके लिए तो इवन ट्रांसफार्मर की कॉन्सेप्ट ना भी आए तब भी चल जाएगा, क्योंकि यहां सेकेंडरी वाले सर्किट में पावर पता है, वोल्टेज पता है और करंट पूछा है। हम कह सकते हैं कि पावर इज सिंपली वोल्टेज इनटू करंट। सिंपली बड़ा सवाल ही बन गया आपका तो। और आप बड़े आराम से कह सकते हो कि पावर है 4400, वोल्टेज से बड़ा डिवाइड कर दो, दैट इज 11000, ये आ गया आपका बड़ा करंट। ये दोनों बड़ा आपके कैंसिल, दैट इज 4 डिवाइड बाई 10, बड़ा कितना 0.4 आ गया क्या, 0.4 एम्पियर। ये बड़ा आपका आंसर आ गया। ठीक है, 0.4 एम्पियर आपका आंसर आ गया। अब एक्चुअल जेई के अंदर तो बड़ा हो सकता है कुछ और पूछ ले हमसे पूछ ले कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स बताओ, बता देंगे। दिस ईएमएफ अपॉन दिस ईएमएफ 11000 बटे 220 शुड बी इक्वल टू, यहां पर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स। वहां पर तो नंबर ऑफ टर्न्स 1000 दे रखे हैं बेटा, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये बड़ा मेरे पास आ गया 50, ठीक है ना। और एनएस की मेरे पास वैल्यू आ गई है 50,000 टर्न्स। बेटा कितने 50,000 टर्न्स होंगे यहां पर। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि यहां पर करंट कितना होगा, यहां पर करंट कितना होगा, अगर कोई मुझसे ये पूछ लेगा तो मैं बोल दूंगा कि ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाई ये वाला प्राइमरी में करंट शुड बी इक्वल टू ये वाला पावर। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि दैट इज 220 इंटू प्राइमरी में करंट शुड बी इक्वल टू 4400। प्राइमरी में अगर करंट निकालना होगा, प्राइमरी में अगर करंट निकालना होगा तो 4400 अपॉन 220, ये दोनों कैंसिल, बड़ा कितना करंट आ गया 20 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न्स आपके 50 गुना हो गए, तो ईएमएफ आपका 50 गुना हो गया, लेकिन करंट आपका 1/50 टाइम्स हो गया। ये वाली बात मैं आपको थ्योरी के अंदर बता चुका हूं। जो रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स का होगा वही रेशियो आपके ईएमएफ का होगा, और करंट का रेशियो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि पावर तो जितना यहां पर है उतना ही यहां पर है, अज्यूमिंग दैट कि कोई पावर का लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा सवाल था। हालांकि सवाल तो अच्छा नहीं था, मैंने बताने में बहुत सारी बातें इसके अंदर और बता दी, तो आपका काम चल जाएगा। ये मान के चलो कि ट्रांसफर में कोई भी सवाल आएगा तो जो मैंने कुछ बोर्ड पे लिखा है उससे ऊपर का सवाल नहीं आएगा। हाँ, कोई थ्योरेटिकल सवाल आ जाए कि लॉसेस वगैरह किस तरह से हो सकते हैं, तो याद कर लो बेटा, एडी लॉसेस हो सकते हैं, हिस्टेरेसिस लॉसेस हो सकते हैं, बड़ा फ्लक्स का लीकेज हो सकता है, इस तरह कुछ मैंने आपको पहले से लिखा रखे। ठीक है, समझ गए इस बात को, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन बेटा हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन का बहुत ही अच्छा सवाल है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराने के लिए अच्छा सवाल। ए वॉल हैज 2 layers A and B, each made of different material. Both the layers have same thickness. बेटा दोनों की थिकनेस सेम है। बेटा ये वॉल मान लेते हैं और थिकनेस बेटा सेम है। ठीक है, इसकी थिकनेस अगर L है तो इसकी थिकनेस भी L है। इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ A इज ट्वाइस दैट ऑफ B. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 2K. अंडर स्टडी स्टेट द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द होल वॉल इज 36 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि अगर यहाँ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ का टेम्परेचर आपके पास 36 डिग्री सेल्सियस है। करंट ऑफ कोर्स बेटा ऐसे आएगा, यूं आएगा करंट। मुझसे पूछा था टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर 1, इस लेयर 1 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। लेयर 1 के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, उसके लिए मुझे यहां का टेम्परेचर पता होना चाहिए। चलो यहां से यहां थर्मल करंट लिखता हूं। थर्मल करंट इज टेम्परेचर डिफरेंस 36 माइनस टी अपॉन बेटा यहां से तक का थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L अपॉन के ए, के नहीं बेटा 2K × A, कोई दिक्कत तो नहीं।
वही थर्मल करंट यहां से होना चाहिए, दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस T माइनस 0 अपॉन रेजिस्टेंस, यहां से तक का रेजिस्टेंस होगा L अपॉन के ए। बड़ा के ए क्या हो गया, कैंसिल, L से L बड़ा क्या हो गया, कैंसिल। 72 माइनस 2T इज ऑफ कोर्स बड़ा कितना, T। मेरे पास 3T की वैल्यू आ गई है 72, बड़ा T की वैल्यू मेरे पास आ गई है 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ का टेम्परेचर मेरे पास 24 डिग्री सेल्सियस है। अब कहीं के बच्चा तो इमोशनल होकर बोल देगा कि सर ये आंसर है। अरे बेटा यहाँ का टेम्परेचर थोड़ी पूछा है मुझसे, ये पूछा है कि इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ पर 36 है, यहाँ पर 24 है, तो यहाँ से तक का जो डिफरेंस है बेटा कितना होगा, 12 डिग्री सेल्सियस। बेटा कितना, 12 डिग्री सेल्सियस। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन, 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस लेयर ए, लेयर ए के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 36 माइनस 24 दैट इज 12। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है बेटा, सुनिएगा। हालांकि सवाल थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल का ही है, लेकिन ये वाला सवाल जो है ना, ये मैं आपको क्लास में, एक्चुअल क्लास के अंदर करा चुका हूं। थोड़ा समय जरूर लगता है सवाल को करने समझने में, बट सवाल बढ़िया है, सुनिएगा। करे बेटा, ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सराउंड्स ए कंसेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द स्पेस बिटवीन टू स्फीयर्स इज फिल्ड विथ नॉन मेटेलिक मटेरियल। ठीक है, इनर रेडियस बेटा 5 हो गया, आउटर रेडियस 20 हो गया, और बीच में आपने क्या किया कि है ना कोई मटेरियल आपने डाल दिया। द इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर आर मेंटेन्ड एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज फाउंड दैट दिस मच जूल ऑफ हीट पासिस रेडियली फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर पर सेकेंड। ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका करंट हो गया। फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी, कर लेंगे आराम से, इत्मीनान से सुनिएगा। मैं एक बार है ना वेरिएबल्स में आंसर निकाल लेता हूं, वैल्यूज बेटा अपन सबसे आखिर में पुट कर देंगे। आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि इनर अंदर वाले का रेडियस है R1, बेटा बाहर वाले का रेडियस है आपके पास R2। बीच में आपने कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी लेट से K। ठीक है, अंदर और बाहर में टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डेल्टा T है। ठीक है ना, लेट से यहां का टेम्परेचर T, तो यहां का टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। मैं वैल्यूज बेटा सबसे आखिर में पुट कर दूंगा, तो यहां कोई ना कोई थर्मल करंट आ रहा होगा। थर्मल करंट मुझे सवाल के अंदर गिवन है, थर्मल करंट है 160 अपॉन पाई जूल्स एनर्जी प्रति सेकंड जा रही है, तो थर्मल करंट आ गया 160 पाई वाट, जूल पर सेकंड इज ऑफ कोर्स वाट। R1 अंदर वाला रेडियस बेटा मुझे 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो SI यूनिट में बेटा उसको 0.05 लिख देना। बाहर वाला रेडियस जो बेटा 20 सेंटीमीटर है, तो उसको 0.2 मीटर लिख देना। ठीक, और कुछ दिया हुआ है क्या बेटा, अंदर का टेम्परेचर, सॉरी बाहर का टेम्परेचर 10, अंदर का टेम्परेचर बेटा कितना 50, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बेटा आपके पास आ गया 40 डिग्री सेल्सियस। और मुझे थर्मल कंडक्टिविटी पूछिए, निकालेंगे बेटा निकालेंगे। सबसे पहले इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लो। मेरे बच्चे बोले सर थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ऐसे होता है L अपॉन के ए, सर ये होता है फॉर्मूला। हाँ बेटा होता तो यही है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट काम नहीं देगा, बिकॉज यहां पर जो करंट फैल रहा है ना, बाहर की तरफ जो करंट जा रहा है शुरुआत में, वो 4 पाई R1 का स्क्वायर जो एरिया है उस पर जा रहा है, और जैसे से करंट लगातार बाहर जा रहा है वैसे वैसे जिस एरिया पर ये करंट फैल रहा है वो एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर एरिया फिक्स होता तो ये लगा देते फॉर्मूला। तो सर अब क्या करें, अब बेटा ऐसे कर सकते हो कि तुम यहां सेंटर से x डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे एक कट लगाओ, फिर x प्लस dx जाओ और एक कट और लगाओ। ये जो dx विड्थ का आपने जो छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, तुम तो सिर्फ और सिर्फ इसका थर्मल रेजिस्टेंस लिखो। सर तो बहुत छोटा है, हाँ बेटा बहुत छोटा है, लिखो तो सही। इसका थर्मल रेजिस्टेंस आएगा छोटा सा। सबसे पहले ऊपर आएगा L, L मतलब जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ लेंथ, बेटा उस तरफ लेंथ तो है dx अपॉन K मतलब बेटा इस मटेरियल का K, वही तो मुझे निकालना है, अपॉन एरिया, जिस एरिया पर बेटा एक करंट फैला हुआ है, दैट इज ऑफ कोर्स 4 पाई x स्क्वायर। लेकिन ये थर्मल रेजिस्टेंस तो सिर्फ और सिर्फ इसका है, इस स्फेरिकल शेल का है।
सर ऐसे तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ स्फेरिकल शेल बनेंगे। हाँ बेटा सही बात है, उन सब के रेजिस्टेंस को जोड़ लो, उससे हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। नेट थर्मल रेजिस्टेंस अगर निकालना हो तो ऐसे स्फेरिकल शेल्स लीजिए और उनके रेजिस्टेंस को जोड़ लीजिए। 1/4 पाई के इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स की बेटा वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है, R1 से R2 तक। मेरे पास थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है, 1/4 पाई के 1/R1 माइनस 1/R2। बेटा इंटीग्रेशन तो आसान सा है, कर लोगे बस बेटा, बन गया अपना सवाल। तो मुझसे सवाल में बोल रखा है कि K कितना होगा, थर्मल करंट इज इक्वल्स टू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। बेटा व्हाट्स द थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस इज 1/4 पाई के, नीचे आ जाएगा बेटा R1 R2 और ऊपर आ जाएगा मेरे पास R2 माइनस R1। सॉरी बेटा उल्टा बोल दिया। हाँ, डेल्टा टी अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस, बेटा थर्मल रेजिस्टेंस इज 4 पाई के R1 R2 बेटा आ जाएगा ऊपर और यहां आ जाएगा R2 माइनस R1। अरे यार यही तो लिखा था, ध्यान से देखना बेटा। थर्मल करंट दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, 4 पाई के मुझसे पूछा है, R1 R2 दे रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा वैल्यूज आपको पुट करनी है। पुट करते बेटा आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। बेटा एक बार चेक करना, शायद आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आई होप बड़ा बढ़िया लगा होगा। इवन ये बड़ा मान लो सवाल अगर मान लो कि JEE मेन में पूछ ही लेते हैं तो आप तो सीधा भी थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर याद रखना चाहो थोड़ा याद रख सकते हो कि थर्मल रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया है R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई के R1 R2। ठीक है बेटा, हालांकि इस तरह का सवाल टफ सवाल पूछे इस बात के चांसेस कम है, बट फिर मैंने आपको बातें दसकर खूब सारी सिखाई है। सवाल का बेटा वैसे आंसर याद रखना तो मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता बोलना, तो इसलिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि याद रखो, बट फिर भी कोई बच्चा कहते कि सर मेरे को ना समझ आता है इंटीग्रेशन और सर ये वाला सवाल फिर भी मान लो JEE में आके तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा फिर कहूँगा कि ठीक है यार याद कर लें, और तो बेटा क्या कह सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चों, बढ़िया सवाल करते हैं बेटा, ये रेडिएशन का अच्छा सवाल है, करते हैं बच्चों। ए मेटेलिक स्फीयर हैविंग रेडियस, बेटा मेटल का स्फीयर है जिसका रेडियस 0.08 मीटर है, जिसका मास आपके पास 10 kg है, इज हीटेड एट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है 227 डिग्री सेल्सियस है। बेटा 227 डिग्री सेल्सियस मतलब 500 केल्विन है। एंड सस्पेंडेड इन ए बॉक्स वेयर वॉल्स आर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 केल्विन है। द मैक्सिमम रेट एट विच टेम्परेचर विल फॉल, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किस रेट से बेटा घटेगा, मुझसे ये पूछा है। इस ऑब्जेक्ट की बेटा ई की वैल्यू 1 दे रखी है। स्टीफन्स कांस्टेंट बेटा मुझे 5.8 इंटू 10⁻⁻8 SI यूनिट में दे रखा है। ये तो SI यूनिट ही है, बड़ा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एस मुझे दे रखा है, स्पेसिफिक हीट मुझे दे रखी है 90 कैलोरीज पर kg पर डिग्री सेल्सियस। बेटा इसे थोड़ा SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 90 इंटू 4.2 जूल्स पर kg पर डिग्री सेल्सियस। कर लेंगे बेटा, मैं जानता हूं सवाल इतना आसान नहीं है बट कर लेंगे। सुनिए, मेरे पास मेटल का स्फीयर है, रेडियस बेटा उसकी मुझे दे रखी है, उसका टेम्परेचर मुझे पता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मुझे पता है। इसमें से लगातार रेडिएशंस बाहर में निकलेंगी, सराउंडिंग के कारण जो रेडिएशंस गिरेंगी उसमें से कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब भी होंगी। कुल मिलाकर जिस रेट से एनर्जी बाहर जाएगी बेटा उसका फॉर्मूला मेरे बच्चों को पता है, E, इसका एरिया 4πr² इंटू सिग्मा इंटू हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। ये हमारा जो टेम्परेचर है बेटा ये डिग्री सेल्सियस में नहीं होने चाहिए, केल्विन के अंदर होने चाहिए। आप नोटिस कर लिया होगा कि मैंने केल्विन के अंदर पहले से ही कन्वर्ट कर रखा है। ये वो रेट है जिस रेट से
लगातार सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। ई दे रखा है, रेडियस दे रखा है, सिग्मा दे रखा है, हमारे टेम्परेचर की पावर 4 कर देंगे, सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4 भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 500 की पावर 4 करना कितना आसान है, 5 की पावर 4 तो हो जाएगा बेटा आपका 625, और जो 100 था उसकी पावर हो जाएगा 10⁻8, वो 10⁻8 और सिग्मा का जो 10⁻8 है वो कैंसिल हो जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर की पावर 4 तो बड़ा 300 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 तो हो जाएगा 81, और जो 100 की पावर 4 है वो हो जाएगा 10⁻8, वो 10⁻8 और सिग्मा के साथ जो 10⁻8 है वो हमेशा कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यूज इतनी बुरी नहीं है। ये वो रेट है जिस रेट से सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है। सिस्टम में से अगर हीट बाहर निकल रही है तो ऑब्वियस बात है कि वो टेम्परेचर को घटाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं dq कैन बी रिटन एज -ms dt। dq बेटा क्या रिटन है, -ms dt। dt मतलब कितना टेम्परेचर उसका घटा, डिवाइड बाय टाइम, बड़ा लिखते हैं इसको टाइम। लो बेटा, ये जो dt अपॉन dt है यही तो हमारी बेटा एक तरीके से रेट ऑफ कूलिंग है। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा क्या, दैट इज इक्वल्स टू ई, बड़ा माइनस साइन तो सिर्फ उससे क्या बता रहा है कि टेम्परेचर लगातार घट रहा है और कोई खास बड़ी बात नहीं है। E इंटू सिग्मा इंटू 4πr स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर अपॉन बेटा m इंटू एस, हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4। आई रियली होप बेटा इसको आप सॉल्व कर लोगे। सारी वैल्यूज दे रखी है बेटा, मास भी दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैलोरीज भी था, मैंने जानबूझ के बेटा उसे भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बेटा इसको सॉल्व तो नहीं किया है ना, मैंने खुद तो सॉल्व नहीं किया, आप लोग कर लेना। सिर्फ वैल्यूज रखते बेटा मेरे ख्याल से 0.066 डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड आ जाएगा। आई रियली होप बेटा सारा फंडा आपको बड़े आराम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या क्या बातें सीखी हमने, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये सीखी स्टीफन्स लॉ लगाना कि हाँ भाई नेट हीट कितनी बाहर जा रही है प्रति यूनिट टाइम। दूसरी बात ये सीखी कि जो हीट बाहर जा रही है वो क्या कर सकती है, वो टेम्परेचर को चेंज कर सकती है। तो dq को हमने लिख दिया ms dt लिख दो, -ms dt लिख दो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें पहले से पता है कि टेम्परेचर तो घटेगा, तो वो तो अपन ने पहले से ही मैनेज कर रखा है। और यहां से बड़ा सा रेट ऑफ कूलिंग की वैल्यू ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस माइनस की चिंता नहीं करनी, बड़ा पहले से बोल रहा है कि किस रेट से टेम्परेचर घटेगा, तो माइनस की चिंता ना करो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो तब भी आपका काम चल जाएगा। आई रियली होप बड़ा सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, है ना। सिर्फ और सिर्फ बड़ा आपको वैल्यूज ही पुट करनी है, बाकी सारे के सारे काम मैंने कर दिए। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट इज, ये सवाल थोड़ा ऐसे ही आसान सा ही है। द कलर ऑफ स्टार इंडिकेट्स, बड़ा स्टार का जो कलर है उससे क्या पता लगेगा, ऑफ कोर्स टेम्परेचर। सर कैसे, देखो स्टार का जो कलर होगा उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि वो किस वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकाल रहा है, मतलब एक तरीके से हमें लैम्डा एम पता लग जाएगा। जिस कलर का स्टार नजर आएगा इसका मतलब उस स्टार से उस स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब मुझे लैम्डा एम पता है। लैम्डा एम याद है ना, रेडिएशन फॉर मैक्सिमम एमिशन। और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं कि लैम्डा एम इंटू टी इज इक्वल्स टू बी। बेटा बी इज योर वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अक्सर आपको सवाल के अंदर दे रखी होगी। ठीक है, दे रखा होगा, ये बड़ा आपसे पूछा होगा, तो ऐसे आप बड़े आराम से टेम्परेचर का स्टार का टेम्परेचर बता सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगेन बड़ा अच्छा सवाल, और ये जो ग्राफ है ये बड़ा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ही ग्राफ है। ये ऐसे कहता है कि ज्यादा रेडिएशंस जो है वो इस वेवलेंथ पर निकल रही हैं, इस वेवलेंथ की रेडिएशंस कम है, इस वेवलेंथ की रेडिएशंस कम है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातों की हमें आइडिया देता है। ठीक है, और कोई उसमें बात होगी तो सवाल करते करते मैं आपको बता ही दूंगा। देखो बच्चों, 3 सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ इक्वल एरिया, बड़ा ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम है, आर शोन इन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन इफ n1 n2 n3 आर नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर यूनिट टाइम corresponding to each area segment। इस वेवलेंथ के नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिटेड हैं वो n1 है पर यूनिट टाइम,
इस वेवलेंथ के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है पर यूनिट टाइम बेटा वो n2 है, और इस एरिया के जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है, सॉरी इस वेवलेंथ का जो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है बेटा पर यूनिट टाइम बेटा उनकी वैल्यू n3 है। तो मुझसे पूछा है कि यार n1 n2 n3 में से कौन सा सबसे ज़्यादा है। ये जो ई लैम्डा है इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं बेटा? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इसको आप DE/d लैम्डा भी लिख सकते हो। ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा y इंटू डी एक्स। बेटा y है DE/d लैम्डा और ये है dx। dx नहीं बेटा तो लैम्डा है तो d लैम्डा। बेटा ये d लैम्डा क्या हो गया? कैंसिल। तो जो छोटा सा एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से इस वेवलेंथ का एमिसिव पावर। एमिसिव पावर रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह से कह सकता हूं कि एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेवलेंथ के कितना पावर निकल रहा है पर यूनिट एरिया। लेकिन ये वाला एरिया ये वाला एरिया ये वाला एरिया सेम है। इसका मतलब इसका पावर पर यूनिट एरिया, इस वेवलेंथ का पावर पर यूनिट एरिया और इस वेवलेंथ का पावर पर यूनिट एरिया सेम है। इसका मतलब इसका पावर और इसका पावर सेम है। इस वेवलेंथ से जो पावर बाहर निकल रहा है वो, इस वेवलेंथ से जो पावर निकल रहा है वो, और इस वेवलेंथ का जो पावर निकल रहा है वो सेम है। पावर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं n टाइम्स hc/λ। n क्या है? n है कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहे हैं। ये hc/λ क्या है? हर अकेले फोटोन की एनर्जी क्या है। ये अगेन बड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, चाहो तो बड़ा इस बात को याद भी रख सकते हो। n क्या बड़ा? कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम बाहर निकल रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय hc/λ। लैम्डा बड़ा ऑफ कोर्स होगा वेवलेंथ, इससे पावर आ जाएगा। अब पावर तो हर केस में सेम है, h और c बेटा वैसे सेम है। जिसका लैम्डा ज्यादा उसके नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, जिसका लैम्डा कम उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स कम। तो इसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि इसका लैम्डा सबसे ज्यादा है। इसका लैम्डा सबसे कम है तो इसके नंबर ऑफ फोटॉन सबसे कम होंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो कि n3 मोर देन n2 मोर देन n1। सिंपल लॉजिक से भी बोल सकते हैं। एरिया सेम एरिया सेम एरिया सेम तो पावर सेम। पावर तो सेम है लेकिन ये वाला जो फोटोन है ना ये लेस एनर्जेटिक है। क्यों? क्योंकि फोटोन की एनर्जी होती है hc/λ। लैम्डा अगर ज्यादा है तो अकेले फोटोन की एनर्जी कम है। सर अकेले फोटोन की एनर्जी सेम है लेकिन इसकी जो एनर्जी टोटल है और इसकी जो एनर्जी टोटल है और इसकी जो एनर्जी टोटल सेम दे रखी है। एनर्जी सेम दे रखी है, इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये हो गया कि इसने ज्यादा फोटोन फेंके होंगे, इस वेवलेंथ के फोटोन ज्यादा आए होंगे, इस वेवलेंथ के फोटोन ज्यादा आए होंगे, तभी तो जो नेट एनर्जी है वो बराबर आ गई होगी। तो यहां इस वेवलेंथ का और इस वेवलेंथ का और इस वेवलेंथ का अगर पावर सेम है तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि अकेले फोटोन के पास एनर्जी कम होने के बावजूद अगर ये सेम पावर अगर दे रहा है तो इस वेवलेंथ के फोटोन्स की संख्या ज्यादा निकली है और इस वेवलेंथ के फोटोन्स की संख्या कम निकली है। ऐसे हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा ऐसे ही फॉर्मूला बेस्ड सा सवाल है, कोई ऐसे बहुत भारी बात बेटा इसके अंदर है नहीं। टंगस्टन बल्ब है, ये 2 वाट की एनर्जी रेडिएट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। द फिलामेंट ऑफ बल्ब है सरफेस एरिया। बेटा जो फिलामेंट है टंगस्टन का उसका एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 × 10⁻⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। और इसकी एमिसिविटी बेटा 0.9 दे रखी है। मुझसे टेम्परेचर पूछा है, इसका निकाल दो बेटा। जो पावर एमिट करेगा उसका फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे सीधे जानते हैं, EA सिग्मा T⁴। पावर दे रखा है 2, E दे रखा है बेटा 0.9, एरिया मुझे दे रखा है बेटा 2 × 10⁻⁻6, सिग्मा मुझे दे रखा होगा 5.6 × 10⁻⁻8 × T⁴। बड़ा T⁴ मेरे पास आ गया है 2। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो मेरे पास T⁴ आ गया है बेटा। T⁴ आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर तो आ गया बेटा ये 10⁻14, नीचे बेटा मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा 5.6 × 0.9। ऐसा कुछ बेटा मेरे पास ये आ जाएगा बेटा, देख लो 10⁻14 अपॉन बेटा 5.6 0.9।
बड़ा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये शायद 19.8 इंटू 10⁻12 आ जाएगा, रफली थोड़ा मेरे पास t की वैल्यू आ जाएगी 19.8 की पावर तो 1/4 और 10⁻12 की 1/4 तो बड़ा कितना आ जाएगा 1000। अब एग्जैक्टली रूट निकालने की जरूरत ऐसी है नहीं, मतलब एग्जैक्ट रूट्स निकालने की ऐसी कोई मेरे ख्याल से कोई खास जरूरत है नहीं। बड़ा आप वैसे देख सकते हो कि 2⁻4 तो होता है 16 और 3⁻4 होता है 81, तो ये ऑफ कोर्स 2 पॉइंट समथिंग इंटू 1000 आएगा, तो 2000 समथिंग आपका केल्विन आंसर आना चाहिए। बड़ा 2000 समथिंग आपका सी आ जाएगा। तो बड़ा ये फोर्थ पावर निकालने की ऐसी जरूरत है। वैसे फोर्थ पावर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, एक बार रूट लिया फिर एक बार और रूट लिया, तो निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन ऐसी कोई जरूरत बड़ा आपको है नहीं, क्योंकि 12 का तो बड़ा पावर 1/4 कितना आएगा 1000। चारों ऑप्शन में बड़ा अच्छा खासा डिफरेंस है, तो आपको कोई खास ऐसी चिंता करने की जरूरत ही नहीं, बड़ा आपका सीधा आंसर आ जाएगा C = 2110। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अगेन बड़ा थोड़ा सा टफर साइड का सवाल, एक्चुअली ये वाला सवाल अगेन जे मेन लेवल का तो नहीं है, ठीक है। अब यार बिल्कुल ही एकदम कोई है ना एनटी वाले एकदम ऐसे कोई दुश्मनी निकालने पे उतर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज ये सवाल है एडवांस लेवल का। तो सिर्फ करा क्यों रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी बहाने 2-4 बातें बता सकता हूँ एक्स्ट्रा, जो शायद मेरे बच्चों के कभी न कभी काम आ जाए, और उन बातों से हो सकता है कोई ना कोई जे मेन का आपसे सवाल बन जाए। ठीक है, चलो बच्चों सवाल पढ़ भी लेते हैं। इन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग dθ/dt, बेटा थीटा मतलब टेम्परेचर इस बार, इज इक्वल्स टू -k इंटू dθ, मतलब बेटा वो dθ रहता है, टी लिख देना बेटा, थीटा लिख देना सर, गलती से आगे नहीं, dθ/dt इज इक्वल्स टू -k टाइम्स डेल्टा टी। इस तरह का बड़ा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं इस बात को। द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, बेटा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट वैसे तो कांस्टेंट होता ही है, बट फिर भी कुछ और बातें बोल रखी है, सुन लेते हैं। इस K1 एंड K2 फॉर 2 सब्सटेंस, अच्छा 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, उनके लिए K की वैल्यू अलग अलग है, मे भी हो सकता है। उनके मासेस M1 M2 है, उन दोनों बॉडीज के सरफेस एरियाज A1 A2 है, उनकी स्पेसिफिक हीट S1 S2 है, उनकी एमिसिविटी E1 E2 है, और उनकी बेटा रेशियोज वगैरह दे रखे हैं। तो मुझसे K1/K2 पूछ रखा है, तो सवाल थोड़ा टफ तो हो गया यार, क्योंकि कहानी किसकी डिस्कस कर ली, के की डिस्कस कर ली, क्योंकि हम तो अक्सर के को बड़ा कॉन्स्टेंट मान के न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगा के आंसर निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब के के बारे में ही पूछ लिया, अब के बारे में अगर बातें पूछ ली तो ऑब्वियस बात है कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ से आया। मैं क्लास थ्योरी के टाइम आपको बता चुका था कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ से आया है। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से ही आया है। कैसे, समझाता हूँ, और वो समझाते समझाते के बारे में हमें काफी ज्यादा आइडिया लग जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेट से बेटा T + डेल्टा T है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर T है, ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी E है, एरिया बेटा A है, तो इसमें से जो नेट पावर बाहर निकल रही है, नेट हीट जो बाहर निकल रही है, उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो बेटा क्या, पावर आउट विल बी EA सिग्मा हमारे टेम्परेचर की पावर 4 माइनस सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, EA सिग्मा बेटा ये T⁻⁴ को तो बाहर निकाल लो, मैं इसको लिख सकता हूं 1 + डेल्टा T/T की पावर 4 -1। ठीक, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तभी वैलिड होती है जब ऑब्जेक्ट के और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इस T के सामने काफी छोटा हो, तो ये जो डेल्टा T/T है ये छोटी वैल्यू आती है, और छोटी वैल्यू आने के कारण बेटा मैं यहां पर एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकता हूं। बेटा ये वाला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन सब बच्चों को आता होगा ना, ये तो -1 लिख ही दिया, 1 + x⁻n can be written as 1 + nx if x is very very small as compared to, और इसको लिखते बेटा मेरे पास आ गया कि पावर आउटपुट जो है उसकी वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स EA सिग्मा टेम्परेचर के पावर 3 इंटू डेल्टा T। ये जो पावर बाहर जा रहा है इसके कारण क्या हो रहा है,
इसके कारण इस m मास की ऑब्जेक्ट जिसकी स्पेसिफिक हीट s है, इसका टेम्परेचर घटेगा। तो इस पावर को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं -ms dt अपॉन dt। माइनस किस लिए? क्योंकि टेम्परेचर घट रहा है। यहां से मेरे पास dt अपॉन dt की वैल्यू आ गई है बेटा क्या? -4EA सिग्मा टेम्परेचर की पावर 3 अपॉन ms इंटू डेल्टा टी। ये है हमारा k बेटा, ये है हमारा k बेटा, ये है हमारा k। और मुझे K1 अपॉन K2 पूछा है। सराउंडिंग का टेम्परेचर बेटा दोनों टाइम पर कांस्टेंट है, सेम है, तो टेम्परेचर का तो कोई चक्कर रहेगा नहीं। करते हैं बेटा, K1 अपॉन K2 विल बी इक्वल टू, पहले बेटा K1 लिखो 4 टाइम्स बेटा, 4 टाइम्स तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, E1 टाइम्स A1 टाइम्स सिग्मा बेटा कांस्टेंट रहेगा। ये जो टेम्परेचर है बेटा सराउंडिंग का दोनों टाइम आपका सेम ही है, अपॉन M1 S1। K2 को बेटा क्या लिखूंगा? 4 तो कैंसिल हो जाएगा, E2 A2 सिग्मा कांस्टेंट T कांस्टेंट M2 S2। ले बेटा मेरे पास K1 अपॉन K2 की वैल्यू आ गई है M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1, E1 अपॉन E2, A1 अपॉन A2 एंड S2 अपॉन S1। ये रेशियो आ गया बेटा। देखना M2 अपॉन M1 कितना है? M2 अपॉन M1, M2 अपॉन M1 तो हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। E1 अपॉन E2 कितना है? E1 अपॉन E2 तो 1 है। A1 अपॉन A2 कितना है? A1 अपॉन A2 1 है। S2 अपॉन S1 कितना है? S1 अपॉन S2 1/3 है, तो बेटा S2 अपॉन S1 3 हो जाएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 3/2। K1 अपॉन K2 मस्ट बी इक्वल टू 3/2। द ऑप्शन इज सी। ठीक है बच्चों, मैं पहले बोल दूं बेटा इस बात को कि सवाल जो है वो मेन लेवल का तो नहीं है, ऑफ कोर्स एडवांस लेवल का है, बट अगेन मेरे ख्याल से आप बातें तो खूब सारी सीखी होंगी कि जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो भी एक तरीके से स्टीफन बोल्ट्जमैन का स्पेशल केस है। वो भी कब? जब बेटा डेल्टा टी की वैल्यू टी के सामने काफी छोटी हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। है तो सवाल बेटा बिल्कुल थ्योरेटिकल है ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को सीधा आंसर ही याद रहे, तो वो सीधा आंसर टिक लगा सकता है, और मैंने ऐसे क्लास नोट्स में लिखा भी रखा है। If the frequency of source EMF in an alternating current is n, बेटा सोर्स जो है ना अल्टरनेटिंग करंट का, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है, तो मुझसे पूछा है कि पावर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बेटा पावर की फ्रीक्वेंसी होगी 2n। सीधा रिजल्ट है, यूज कर सकते हैं। फिर भी कोई बच्चा मुझे टोक सकता है कि सर है ना कैसे, तो बेटा मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई सोर्स है AC का, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। करंट बेटा मान लीजिए है I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो पावर आएगा बेटा दैट विल बी ऑफ कोर्स V इंटू I, दैट इज इक्वल्स टू V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। मैं बेटा इसको लिख सकता हूं V0 I0 अपॉन 2 इंटू बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये लीजिए बेटा, आपके पास पावर का कुल मिलाकर ये फॉर्मूला आ गया। मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाया। पावर बेटा कुल मिलाकर मेरे पास आ गया है V0 I0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस V0 I0 अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस थीटा। लुक एट दिस, ये वाला तो फंक्शन टाइम पर डिपेंड कर रहा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, और उसमें टी का जो कोफिशिएंट है वो ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। इसका मतलब हमारे वोल्टेज की अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हुई तो पावर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगी। इसका मतलब हमारे एसी सोर्स के अगर टाइम पीरियड अगर टी होगा तो पावर का टाइम पीरियड टी नहीं बेटा T/2 होगा।
इसका मतलब अगर हमारा अप्लाइड सोर्स की अगर फ्रीक्वेंसी अगर n होगी तो ऑब्वियस बात है बेटा पावर की फ्रीक्वेंसी 2n होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा डबल तो बेटा ऑफ कोर्स फ्रीक्वेंसी भी आपकी डबल, तो बेटा इट मस्ट बी 2n। वैसे रिजल्ट स्टैंडर्ड है, क्लास थ्योरी में आपको डालने वाली बात लिखा भी रखी है, तो जिस बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है ना वो तो सटाक सीटी लगा देगा कि हाँ ठीक है सीधी सी बात है आंसर लगा दो। बाकी बड़ा बच्चा अगर फिर बेसिक से सोचेगा तो उसको थोड़ा सा समय भी लगेगा। मैं यहीं पर एक छोटा सा रिजल्ट और याद करा दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर एफ हुआ करती थी तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसीज 2f हुआ करती थी, और वहां पर भी काफी हद तक जो लॉजिक है वो ऐसे से ही आया करते थे। हो सकता है कि जेई के अंदर या तो ये वाला सवाल पूछ ले या ये वाला पूछ ले, दोनों में से कोई ना कोई से पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चले प्यारे वाले बाल को। चलिए नेक्स्ट बड़ा अच्छा सवाल है। द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी इज 10 वोल्ट। बड़ा ई नॉट की वैल्यू बड़ा 10 वोल्ट दे रखी है और फ्रीक्वेंसी बड़ा मुझे 50 हर्ट्ज दे रखी है। एट टाइम दिस मच द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाल देंगे बेटा। किसी भी इंस्टेंट पर ईएमएफ होगी ई नॉट, बड़ा ई नॉट दे रखा है 10 वोल्ट, कॉस ओमेगा टी, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ, एफ बड़ा कितना होता है 50 इंटू टी। तो किसी भी टाइम पर बड़ा ईएमएफ है 10 वोल्ट कॉस ऑफ 100 पाई टी, दैट इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट कॉस ऑफ 100 पाई टी। किस टाइम पर ईएमएफ चाहिए? मेरे बच्चे बोलेंगे सर 1/600 पाई पे, 1/600 पाई पर चाहिए, सॉरी 1/600 पर चाहिए, पाई पर चाहिए। बड़ा ये 0 क्या हो गया π/6, बड़ा 10v इंटू कॉस π/6, बड़ा π/6 कितना होता है 30 डिग्री, कॉस 30 इज ऑफ कोर्स बड़ा कितना √3/2, आंसर मस्ट बी 5√3। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट, ऑप्शन इज ऑफ कोर्स बी। एक्सट्रीमली रिडिकुलसली इजी क्वेश्चन, बट अगेन ऐसे सवाल जेई के अंदर पूछ सकते हैं, भगवान करे तुमसे पूछें। ठीक है, चलिए आसान सा सवाल बट अगेन अच्छी डेफिनेशन बताने वाला सवाल, एक अच्छी सी डेफिनेशन बताने वाला सवाल, जो डेफिनेशन मैंने थ्योरी रिवाइज करते वक्त नहीं बताई थी, बेटा तभी तो सवाल लिया। एक अल्टरनेटिंग करंट है और उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है I इज इक्वल्स टू 2√2 साइन पाई टी प्लस π/4, और इसकी एवरेज वैल्यू पूछी है 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक एवरेज वैल्यू कितनी होगी निकाल लेंगे। अगर पूरे टाइम पीरियड के अंदर अगर एवरेज वैल्यू पूछते हैं ना तब तो बड़ा एवरेज वैल्यू किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन की 0 आती है, आपने कभी ना कभी मैथ्स में पढ़ी भी होगी, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो 0 से लेकर 1 सेकेंड तक पूछिए तो करना पड़ेगा। सर किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालते हैं? जैसे अगर करंट की एवरेज वैल्यू पूछिए तो बहुत ही सिंपल सा काम है, I इंटू डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, दैट्स इट। नीचे बड़ा डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा टाइम आ जाएगा 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, तो ऑफ कोर्स 1 सेकेंड। सिर्फ और सिर्फ ऊपर का इंटीग्रेशन बाहर करना बचा है। I की वैल्यू है 2√2 साइन पाई टी प्लस π/4 इंटू डी टी। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन? 0 से लेके 1 तक। बेटा 2√2 तो बाहर आ गया। साइन समथिंग का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है? बेटा साइन समथिंग का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस ऑफ पाई टी प्लस π/4 अपॉन बेटा ऑफ कोर्स पाई, बेटा जो टी का जो कोफिशिएंट तो उसे हम डिवाइड करते हैं। लिमिट बेटा कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक। लगाओ बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आ गया। बेटा वो डिवाइड बाई 1 भी है, नहीं बेटा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। -2√2 अपॉन पाई, बेटा हमने टी को रखा 1, बेटा टी को मैंने रखा 1, बेटा इससे मेरे पास आ गया कॉस 5π/4 माइनस बेटा टी को रखा 0 तो मेरे पास आ गया है cos π/4, दैट इज -2√2 अपॉन पाई। बेटा इसकी वैल्यू आएगी -1/√2, बेटा ये -1/√2, दैट कम्स आउट √2, बेटा माइनस माइनस भी कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से
रूट टू का कितना हो गया 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। बेटा मेरे ख्याल से आंसर आ गया 4/पाई है। ऐसा नहीं कि करंट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। हो सकता है बेटा कभी ना कभी आपसे आगे जाके किसी न किसी और चीज़ की एवरेज वैल्यू पूछ ले, मैथमेटिक्स बेटा मोर और लेस यही रहेगी, ठीक है। और अगर बेटा जीरो से लेकर कैपिटल टी तक पूछा होता तो आंसर जीरो आता है, क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन ही आपका जीरो आता है, क्योंकि चलो छोड़ो वो तो कहते हैं पता नहीं है। आगे चलिए बच्चों, बढ़िया सवाल, और ऑब्वियस बात बेटा थोड़ा सा बेसिक फंडे क्लियर होंगे तभी सवाल बनेगा, ऐसे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद करने से सवाल नहीं बनेगा। ये वाला है ना, ऐसे बन जाते हैं लेकिन ये वाला नहीं बनेगा। इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, इस इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस और इस कैपेसिटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों बराबर है। रीडिंग ऑफ एसी एमीटर इज 1 एम्पियर। बेटा 1 एम्पियर का करंट बता रखा है, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू जो है ना करंट की वो 1 एम्पियर है। अल्टरनेटिंग करंट तो अल्टरनेटिंग जो अमीटर है बेटा वो तो सिर्फ और सिर्फ आरएमएस वैल्यू ही मेजर करता है। सोर्स वोल्टेज मुझसे पूछ रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी बेटा सवाल के अंदर 30 हर्ट्ज दे रखी है, निकाल लेंगे। एक रेजिस्टेंस बेटा 80 वोल्ट है, सॉरी 80 ओम है। इस इंडक्टर का एक्सेल बताओ कितना आएगा। इट विल बी ओमेगा इंटू एल। ओमेगा आएगा 2πf। 2πf कितना बेटा 30, एल कितना है 1/पाई, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, बेटा कितना आ गया 60 ओम। चलिए बच्चों करता हूं इस पूरे के पूरे सर्किट का फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम में सबसे पहले बेस बनाओ। बेटा बेस बनाते हैं जो चीज कॉमन होती है। कॉमन क्या होती है करंट। जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आपको बड़ा याद ही है। तो आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से बोल पाओगे कि सरल करंट की तरफ ही तो आपके पास वी आर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। मगर आर तो बड़ा 80 दे रखा है, तो इट विल बी 80 इंटू आई। इंडक्टर ये रहा और ये रहा, 60 ये रहा, ये एक्सेल हो गया, तो नेट एक तरह से इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया 80 प्लस एक्सेल। बड़ा पता नहीं आपको याद है या नहीं है, इंडक्टर में करंट जो होता है वो वोल्टेज से लैग करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर ऐसे आएगा नेट। इसमें दोनों इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वो आ जाएगा आई इंटू एक्सेल प्लस 60। कोई दिक्कत है बेटा, एक्सेल इसका 60 इसका। कैपेसिटर के अंदर करंट आगे होता है और वोल्टेज पीछे होता है, बेटा तो वीसी आएगा आपके पास ऐसे। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज आई इंटू एक्ससी। नेट वोल्टेज जो आएगा वो इसका समेशन आएगा। जोड़ लो, जोड़ना वैसे जैसे वेक्टर जोड़ते हैं मेरे बच्चे बोलने से, जैसे वेक्टर सीधे जोड़ोगे ये आई इंटू एक्ससी और ये आई इंटू एक्सएल तो गायब ही हो गए, क्योंकि सवाल के अंदर दे रखा है कि एक्ससी की वैल्यू और एक्सएल की वैल्यू सेम है, तो ये दोनों तो गायब हो गए, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म गायब हो गए, सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बचे। ठीक है, इनको मैं अगले वाले डायग्राम में दिखा दूं फिर से। बेटा बेस तो आपका करंट है, जिस तरफ करंट है उसी तरफ बेटा आपका वी आर है। कितना है बेटा वी आर आपका 80 टाइम्स ऑफ आई। इधर की तरफ बेटा एक इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बच गया, इंडक्टर के अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना बच गया 60 इंटू आई। मेरे बच्चे समझ गए कि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस और ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल होने का मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैंसिल हो गया है। इस यहां से तक अगर +50, यहां से तो -50, यहां से तो बड़ा मान लो -30, तो यहां से तक +30, ये हमेशा कैंसिल कर जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा, बेटा सवाल में लिखा हुआ है, बन गया डाउन काम। सर मुझे नेट वोल्टेज चाहिए, बेटा नेट वोल्टेज चाहिए तो इन दोनों को सम कर लो। बेटा सम कैसे करना है, वेक्टर्स की तरह। आई तो बड़ा कॉमन आ गया, रूट ऑफ 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 100 टाइम्स आई। बेटा दिस इज योर नेट वोल्टेज। नेट वोल्टेज आ गया है 100 टाइम्स ऑफ आई। बेटा बोलना जरा आई कितना है, आई कितना है सवाल के अंदर, आई है 1 एम्पियर। लो बेटा दैट इज 100 इंटू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर आरएमएस है, तो V के आरएमएस की वैल्यू आ गई है 100 वोल्ट। इसका मतलब बेटा हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके आरएमएस की वैल्यू है 100 वोल्ट। मैक्सिमम पूछा होता तो 100√2 बोलते, लेकिन बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो हम तो आरएमएस वैल्यू का ही जवाब देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे बोले सर मुझसे V नहीं पूछा, V/20 पूछा है।
v कितना आया 100, 100 अपॉन 20 इज ऑफ कोर्स 5। बेटा वो शायद सिंगल डिजिट में आंसर्स डिमांड कर रहा होगा, इसलिए बेटा ऐसा करना पड़ा। ठीक है प्यारे वाले बच्चों, समझ गए इस बात को। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया सवाल, इसमें मतलब वह सवाल है तो आसान, इस बार सवाल बड़ा टफ नहीं है, और जो जेईई मेन का सवाल होता है बिल्कुल वैसा सही है, लेकिन सवाल के अंदर इस तरह से बनाया गया है कि उसने सारी चीजें पूछ ली, मतलब सारी चीजें पूछ रखी इसने और इंटीजर में और कन्वर्ट कर दिया, तो सवाल वैसे अच्छा है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस 30 ओम, तो एक्सेल तो मेरे पास आ गया है 30 ओम। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, बड़ा 40 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए सोर्स ऑफ वोल्टेज 100। इंडक्टर, रजिस्टर और ये आपका एसी सोर्स। एसी सोर्स का बड़ा वोल्टेज कितना 100, रेजिस्टेंस कितना 40 ओम, एक्सेल कितना 30 ओम, नो इश्यूज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओहो, क्या क्या लिख रहा है, जेड वी एल प्लस वी आर साइन फाई अपॉन 100। जेड क्या है, इंपिडेंस। मेरे बच्चे बोलने सकते एल आर सर्किट है, इंपिडेंस होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। मैं कोई खास फेजर वेजर बनाने का ऐसे कर दूं, बड़ा मेरे ख्याल से जेड की वैल्यू तो आ गई है 50 ऑफ कोर्स ओम। VL इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। अरे इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बाद में निकालेंगे, पहले करंट तो निकाल लो। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट होगी आरएमएस वोल्टेज अपॉन जेड। बेटा कितना आ गया 2 एम्पियर। सर इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ना। बेटा इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आई आरएमएस इंटू एक्सएल। एक्सएल कितना है मेरे प्यारे बच्चे 30 इंटू बेटा 2, बेटा ये आ गया 60 वोल्ट। बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो सिर्फ आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। वीआर भी पूछ रखा है, ओहो वीआर भी पूछ रखा है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ऑफ कोर्स आई इंटू आर। आई मेरे बच्चे बोल रहे हैं सर 2 एम्पियर इंटू आर 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 कितना बेटा 40, तो बेटा ये कितना आ गया 80। सर साइन फाई पूछ रखा है, फाई क्या है, फाई क्या है, फाई इज द फेज एंगल बिटवीन सोर्स वोल्टेज एंड करंट। तो ये तो अपना वही हो गया, क्या बोलते हैं बेटा पावर फैक्टर एंगल। सर पावर फैक्टर एंगल का फॉर्मूला मुझे याद है, tan फाई इज इक्वल्स टू, बेटा याद करो याद करो याद करो याद करो, एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर जैसे भी था। एक्सएल कितना है बेटा 30, बेटा फाई की वैल्यू आ गई है 37, लेकिन सर मुझे साइन फाई चाहिए, तो तुझे साइन 37 चाहिए। बेटा साइन 37 आजकल क्या चल रहा है 3/5 चल रहा होगा, ठीक है वैल्यूज पटक तो बेटा आंसर आ जाएगा। Z है 50 इंटू VL प्लस VR, VL प्लस VR ये हो गया 140 इंटू साइन फाई, साइन फाई इज 3/5 अपॉन 100, 0 0 0 0 तो गायब, 5 से बड़ा 5 गायब, बड़ा आंसर कम्स आउट टू बी 40। ये बड़ा आंसर। आई रियली होप बेटा सारी बात समझ में आ गई। सवाल सारा आसान था, फॉर्मूला बेस्ड बातें थी, लेकिन मुझे ऐसे जो सवाल का मतलब कॉन्सेप्चुअली सवाल में कुछ नहीं था, लेकिन सवाल की जो लैंग्वेज थी, जिस तरह से इसने ना मतलब सिंपल न्यूमेरिकल पूछा लेकिन उसमें सारी बातें पूछ ली, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों का सवाल खुद ही बन गया होगा, बट फिर भी इस तरह का सवाल थोड़ा फैसिनेट तो करता है कि ना यार देखो पूछी एक चीज़ है और उसके चक्कर में इतनी सारी बातें पूछ ली, तो मुझे तो अच्छा लगा। एनीवेज आगे चलते हैं बेटा। आसान सा सवाल बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर मैंने कल थ्योरी ब्रशअप करते वक्त कहा था कि बेटा मैं इसको सवाल के थ्रू रिवाइज करा दूंगा। सुनिएगा, लिक्विड जो है वो बेटा 70 से 60 हो रहा है 5 मिनट के अंदर, ठीक है बेटा, सॉरी 70, फिर आगे बोले 60 से 50 होने में कितना टाइम लगाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर देता है 30। कर देंगे बेटा, आप तो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाओ। 70 से 60 हो रहा है 5 मिनट में। क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल्स टू -k टाइम्स हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग।
dt मतलब बड़ा कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हुआ। कितना टाइम लगा, नीचे वो लिख दो बेटा 5 मिनट्स इज इक्वल्स टू माइनस के हमारा टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर। बेटा सराउंडिंग का टेम्परेचर 30, सर हमारा क्या लिखो, 70 लिखो या 60 लिखो, सर लगातार चेंज हो रहा है ना, 70 लिखना 60 लिख, उसका एवरेज कर ले, 70 और 60 बड़ा एवरेज कितना आएगा 65। माइनस से बड़ा माइनस कैंसिल, मेरे पास आ गया 2 इज इक्वल्स टू माइनस भी कैंसिल k टाइम्स 35। यहाँ से बड़ा k की वैल्यू मेरे पास आ गई बेटा कितनी 2/35। वो यूनिट्स वगैरह ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, वो तो कैंसिल हो जाते। अब मुझे 60 से 50 आना है, तो फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाऊं। ऊपर आएगा चेंज इन टेम्परेचर फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। नीचे dt मतलब कितना टाइम लगेगा, बड़ा मान लेते टाइम लगेगा डेल्टा टी, शुड बी माइनस के टाइम्स, के हमने बड़ी मेहनत से निकाला है 2/35, हमारा टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 30 है, सर हमारा क्या लिखूं, 60 लिखूं 50 लिखूं, एवरेज लिख ले बेटा, एवरेज कितना बेटा 55, माइनस से बड़ा माइनस कैंसिल, मेरे पास आ गया 10 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 2/35 इंटू 25। बड़ा डेल्टा टी की मेरे पास वैल्यू आ गई 35 इंटू 10/2 इंटू 50। बड़ा ये 0 से बड़ा 0 कैंसिल, और अरे यार बेटा मैंने यहाँ पर 50 गलत लिख दिया, 25। तो ऐसे कर दूँ 50 में से बड़ा 5 बच गया, 1 0 वो 35/5, बड़ा आंसर आ गया 7 मिनट्स। वो 5 मिनट में था, बड़ा ये भी 7 भी मिनट्स में आंसर आ गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट इज अगेन बेटा अच्छा सा सवाल, बढ़िया सवाल है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का तो अच्छा सवाल है। क्या सिचुएशन है बड़ा देखना जरा, ए स्फीयर P ऑफ रेडियस 2r, बड़ा ये स्फीयर P है, इसका रेडियस 2r है, अनदर स्फीयर Q ऑफ रेडियस r, दूसरा स्फीयर बड़ा ऐसे r रेडियस का, इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r, इसकी एमिसिविटी 1, इसकी एमिसिविटी बड़ा कितनी हाफ, are placed in vacuum at some distance. There are no other objects. The temperature of Q is maintained at 200 Kelvin by the means of heater. बड़ा ठीक है, ये वाला P है और ये वाला Q है, इसका टेम्परेचर 200 केल्विन किसी हीटर वीटर से तुम लोगों ने फिक्स कर रखा है कि 200 केल्विन ही रहेगा, ठीक है। ए फ्रैक्शन ऑफ 1/32 ऑफ द पावर एमिटेड बाय स्फीयर Q, इसमें से जितनी पावर निकलती है ना उसका 1/32 जो है फॉल्स ऑन P, वो P पर गिरता है 1/32। इफ द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ स्फीयर P इज 10 T, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो है बेटा वो 10 T है, बताओ क्या होगा, T की वैल्यू कर देंगे बेटा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया कि जितनी हीट आ रही है उतनी जा रही है। मान लो कि इसका टेम्परेचर आ गया बेटा आपके पास कितना T डैश, इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया लेट्स बेटा कितना T डैश। पहली बात तो इस पर पावर कितनी आ रही है, इससे जितनी निकल रही है ना उसका 1/32, इससे कितनी निकल रही है, इससे निकल रही है इसका E इंटू A इंटू सिग्मा इंटू इसके टेम्परेचर की पावर 4, इसमें से इतनी टोटल निकल रही है, इसका 1/32 जो है वो उस पर गिर रहा है, तो ये उस पर गिरने वाला पावर आ गया। अब उसका टेम्परेचर हो गया है फिक्स, उसका टेम्परेचर अगर फिक्स हो गया तो ऑब्वियस बात है जितना हीट गिर रही होगी उतनी बाहर निकल रही होगी। अच्छा इसमें से कितनी हीट बाहर निकल रही है, इसमें से बाहर हीट निकल रही है इसका E इंटू एरिया 4πr² इंटू सिग्मा इंटू इसके टेम्परेचर की पावर 4, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, r² कैंसिल, 4π कैंसिल।
बेटा 2⁴ तो कितना हो गया 16 अपॉन 64 इंटू बेटा 100⁴ शुड बी इक्वल टू 2⁴ इंटू T⁴ ठीक है। 2⁴ कितना हो गया 4 से बेटा 4 कैंसिल, बेटा ये कितना हो गया 1/16 इंटू 100⁴ बेटा 4 शुड बी इक्वल टू T⁴ तो T' की बेटा वैल्यू आ गई 1/16 की पावर 4 बेटा, तो कितना आ गया हाफ, 100 की पावर 4 की पावर 1/4 बेटा कितना आ गया 100, इट शुड बी इक्वल टू 50। तो इसका टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बेटा वो कितना होना चाहिए 50 केल्विन होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 50 केल्विन। लेकिन इसका टेम्परेचर मुझे बोल रखा है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द स्फीयर इज 10T, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बोल रखा है 10T, ठीक है। तो T की वैल्यू कितनी आ गई 50, सॉरी T की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो T की वैल्यू आ गई 5, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसे आंसर बेटा इस तरह से इंटीजर्स में चाहिए इसलिए, ठीक है बेटा। आसान सा एक और सवाल, फॉर्मूला बेटा बढ़िया है, सुनना। द एमिसिविटी ऑफ ए टंगस्टन इज अप्रोक्सीमेटली 0.35, टंगस्टन जो स्फीयर है उसका रेडियस बेटा मुझे 1 सेंटीमीटर दे रखा है, लार्ज इवेक्यूलेटेड वॉल्स बेटा, ठीक है। टंगस्टन को बेटा वहां पर हमने रखा हुआ है जहां पर आस पड़ोस का जो टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है। व्हाट पावर इनपुट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्फीयर टेम्परेचर ऑफ 3000 केल्विन, इसको बेटा मैं कितनी हीट दूं कि इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन मेंटेन रहे, उतनी हीट दो जितनी बेटा बाहर निकल रही है। अच्छा बाहर कितनी निकल रही है, इस टंगस्टन में से जो हीट बाहर निकल रही है उसकी वैल्यू है इसका E इंटू एरिया बेटा स्फीयर है इसलिए बेटा 4πr² इंटू सिग्मा इंटू इसके टेम्परेचर की पावर 4 माइनस बेटा सराउंडिंग के टेम्परेचर की पावर 4, बेटा सारी वैल्यूज रख देना, इससे पता लग जाएगा कितना पावर इसमें से लगातार बाहर निकल रहा है। फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है कि आपने किसी हीटर के थ्रू उतनी हीट दे रखी है। बेटा मेरे ख्याल से अगर सॉल्व वगैरह करोगे तो आंसर शायद बेटा 2000 वाट के आसपास आएगा। आंसर बेटा मेरे ख्याल से किलोवाट में पूछा है तो आप कह सकते हो कि आंसर विल बी 2 किलोवाट। एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, मैंने बेटा वैल्यू सारे के सारे दे रखी है, E गिवन है, R गिवन है, बेटा पाई की वैल्यू 213/68 ले लेना और सिग्मा की वैल्यू बेटा 17/3 इंटू 10⁻8 लेना। मेरे ख्याल से वैल्यूज रखते हैं आपका सारा काम बन जाएगा। आई रियली होप बेटा सारी बातें समझ गए होंगे। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।